चलिए, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग द पैटर्न अलाउंसेस एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड श्रिंकेज अलाउंस इन डिटेल इन द previous lecture, and now we will moving to the next allowance, that is ड्राफ्ट अलाउंस, है ना। ड्राफ्ट अलाउंस अब हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, लेकिन आप लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि सर कुछ चीजें ना विजुलाइज नहीं हो पा रही हैं हमें, ऐसा कुछ आप लोग बोल रहे थे कि सर विजुलाइज नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये वाला अलाउंस थोड़ा सा रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए, 10-15-20 मिनट के लिए। तो एक वीडियो मेरे पास अवेलेबल है कास्टिंग का, जिसमें आपको सारी चीजें कि भाई कोर की हेल्प से अंदर से खोखला कैसे बनता है, ठीक है, अंदर होलो कास्टिंग कैसे बनती है, कोर प्रिंट क्या होती है, क्यों प्रोवाइड की जाती है, तो पूरा डिटेल्ड एक वीडियो है, तो मैं बता देता हूँ। वो वीडियो रन कर देता हूँ पहले, ये स्लाइड स्टार्ट करने से पहले, है ना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। चलिए, जस्ट वेट। चलिए, तो ये आपका कास्टिंग का वीडियो है, ये देख लो। आपका जो पैटर्न है, ये पैटर्न समझा दिखा देता हूँ मैं सबसे पहले। इससे पहले थोड़ा सा स्टार्ट में करता हूँ। तो ये देखो, ये पैटर्न आपको दिख रहा है ना। ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, ये आपका स्प्लिट पैटर्न है कि नहीं, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पीस पैटर्न या स्प्लिट पैटर्न है कि नहीं है। अब आप देख रहे हो इसमें साइड में देख रहे हो कि ये थोड़े से प्रोजेक्शंस बाहर निकाले हुए हैं, इधर भी और इधर भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं। ये क्या है, ये आपके कोर प्रिंट है। ये क्या है, कोर प्रिंट, ठीक है, जिनको हम चैपलेट्स भी बोलते हैं। अब जब आपकी, क्योंकि ये खोखला बनाएगा, जो कास्टिंग हमारी बनेगी वो कैसी बनेगी, होलो कास्टिंग बनेगी। तो अब ये क्या करेंगे, ये होलो कास्टिंग बनाने के लिए आपको कोर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोर कहीं ना कहीं आप रखोगे, इसीलिए हमने क्या किया, आपके पैटर्न के बाहर थोड़े से प्रोजेक्शंस बना दिए गए हैं, जो क्या करेंगे, दैट विल क्रिएट अ सीट इन द सैंड फॉर द कोर। कोर के लिए सैंड में सीट क्रिएट करेंगे। अब कैसे क्रिएट करेंगे वो पूरा वीडियो तक देखना है आपको, ठीक है। चलिए, आई एम गोइंग टू, ये बीच में रोक रोक के मैं पूरा एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको, तो आप पूरा देखना है इसको, ठीक है। ये स्प्लिट पैटर्न आपको दिख रहा है, ये वुडन का है, वुड का बनाया है, लकड़ी का बनाया है, ये बाहर से पेंट किया हुआ है इसको, ठीक है। ये कंबाइंड है, इसमें डबल पिन्स वगैरह है, ये आप लोग देख सकते हो क्लियरली इसको, है ना। ये अब दिख रहा है ना, पूरा प्रोजेक्शंस वगैरह साइड में दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है और ऊपर भी दिख रहा है। ये आपके कोर प्रिंट के लिए, ये आपकी सैंड कोर होती हैं, ये आपकी कोर होती हैं, सैंड की बनी हुई होती है, ठीक है। कोर सैंड से बिल्ट अप पहले से बना दिया गया है इनको अंदर से। चलिए, ठीक है, ये और ये सारी कोर्स जो इन्होंने यूज किए हैं इस वाली कास्टिंग में, वो सब चीजें। फाइनली जब इनको कंबाइंड किया गया तो कुछ ऐसा दिखेगी। ये आपकी कोर हैं, ठीक है, ये कोर होगी आपकी, जो कि अंदर रखी जाएंगी। चलिए, अब देख लेते हैं इसको समझने से पहले। ये आप देख रहे हो, ये आपका, मैंने आपको एक बार प्रोसीजर बताया था कि किस तरीके से सैंड मोल्ड बनाया जाता है। तो ये आप जो देख रहे हो, ये लकड़ी का चारों तरफ से ये देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये आपका फ्लास्क है। क्या है, फ्लास्क बताया था ना, फ्लास्क बताया था कि नहीं। अब इसमें देख रहे हो कि अभी पैटर्न का आधा हाफ पैटर्न रखा गया, पूरा नहीं रखा गया है। और ये बोर्ड है, ये बोर्ड है जिसके ऊपर इस फ्लास्क को रखा गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पहले ये आपका ड्रैग पार्ट है, फ्लास्क का ड्रैग हाफ है, और ड्रैग हाफ ही पैटर्न का इसमें उल्टा करके रखा गया है। पैटर्न का ड्रैग हाफ उल्टा करके रखा गया है। अभी आपको देखा समझ में आ जाएगा कि सर ये उल्टा रखा है, हमें दिख नहीं रहा। जब ये क्लियरली पूरा वीडियो आप देखोगे ना, देखते चलोगे आगे तो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर सैंड जो है, सैंड इसके ऊपर सैंड डालेंगे। देखो, सैंड भर रहे हैं इसके ऊपर, मोल्डिंग सैंड को हम ऐड करते जा रहे हैं। अब देखो, ये प्रेस भी करता जा रहा है साथ के साथ, तो ये रैमिंग होती है। कभी कभी या तो आप हाथ से भी प्रेस कर सकते हो, लेकिन आप टूल भी यूज कर सकते हो, उसको रैमर बोलते हैं, रैमर भी यूज करते हैं हम, ठीक है। प्रेस कर दिया, देखो ये रैम कर रहा है कि नहीं सर? हाँ बोलो सर, वहाँ लकड़ी क्यों लगा है? कहाँ पे, साइड में? ये सर, ये तो इनका कोई इनका मोल्ड होगा, आप लकड़ी को हटा भी सकते हैं, है ना। लकड़ी को हटा सकते, वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही मोल्ड यूज, ऐसा फ्लास्क यूज किया जाए।
अलग अलग जगह इनके पास ऐसा अवेलेबल होगा तो इसलिए इन्होंने ये वाला यूज़ कर लिया। हो सकता है कि ये इतना बड़ा पैटर्न नहीं है तो इतनी सैंड हम क्यों वेस्ट करें, इतने में ही बन जा रहा है, तो इसीलिए एक तरीके से ये साइड में लगा दिया है परमानेंटली। मतलब आप इसको हटा भी सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना, ये उन्होंने अपने हिसाब से, इनके पास ऐसा अवेलेबल होगा तो ये इसीलिए बना रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो रैम कर रहे हैं सैंड को अच्छी तरीके से। और ये जो बार आप देख रहे हो इसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग बार, स्ट्राइकिंग बार। ठीक है, और स्ट्राइकिंग बार, अब ये जो प्रोसेस फॉलो करेगा इसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ, स्ट्राइकिंग ऑफ। ठीक है, STRIKING OFF। स्ट्राइकिंग ऑफ वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा सैंड को हटा देते हैं, एक्स्ट्रा सैंड को हटा देते हैं। मैंने आपको भी बताया भी था एक लेक्चर में कि जब हम प्लास्टर करवाते हैं घरों में तो वो डालने के बाद उसके बाद उसको एकदम प्लेन करता है ना, स्ट्राइकिंग ऑफ करता है, मतलब एक्स्ट्रा जो भी सीमेंट होता है वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही कुछ हम यहाँ कर रहे हैं, ये प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो इसको उल्टा करेंगे। अब देखो, अब ये इसको उल्टा करके रखा है, अभी उल्टा था, अब इसको सीधा किया गया है, अब इसको सीधा किया गया है। ठीक है, तो ये आपका ड्रैग हाफ था, प्लास्टिक था। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ये टेल्कम पाउडर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर इसलिए डालेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें दूसरा पैटर्न भी रखना पड़ेगा, दूसरा हाफ और रखना पड़ेगा फ्लास्क का, जिसको हम कोप बोलते हैं। कोप वाला हाफ भी रखा जाएगा, तो ये चिपके नहीं, एक दूसरे से चिपके नहीं, क्योंकि अगर चिपक जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें इस पैटर्न को भी बाहर निकालना है। पैटर्न को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? तो हम क्या करेंगे, टेल्कम पाउडर डाल देते हैं जिससे कि ये एक तरीके से चिपकेगा नहीं। बहुत सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एक बात और, टेल्कम पाउडर की जगह पर हम पार्टिंग सैंड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज पार्टिंग सैंड, बताया था मैंने पार्टिंग सैंड, है ना। पार्टिंग सैंड जो होती है वो एक तरीके से जो स्टिकीनेस को खत्म करने के लिए, पैटर्न चिपके ना और बाकी चीजें, तो इसको रिमूव करने के लिए हम सैंड डालेंगे। देखो टेल्कम पाउडर लगा दिया, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देंगे हम। अब इसके पास क्या किया, इसके बाद हमने कौन सा हाफ रख दिया, आपका कोप हाफ। ड्रैग हाफ बना दिया, अब कोप हाफ रखेंगे। उसके बाद इसके पास फ्लास्क रखा जाएगा, दूसरा वाला कोप फ्लास्क रखा जाएगा। फिर राइजर और जो आपके बाकी और कंपोनेंट्स होते हैं उनकी लोकेशन को फिक्स किया जाएगा, क्योंकि हमें राइजर की भी तो लोकेशन बनानी है ना, राइजर से भी तो निकलना चाहिए मेटल। ठीक है, और इसमें बीच में पिन भी लगी होती है, होल बोल, क्योंकि इसको बाहर निकालना होता है, तो उसमें पिन भी लगी होंगी जिससे प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाए। मैंने आपको बताया था डबल पिन एंड डबल होल्स बने होते हैं, तो वो भी इसमें बने हैं। देखो ये पिन आपस में सेट हो गए, अब ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये आपका जो रनर और राइजर के लिए स्पेस बनाने के लिए हम लोगों ने इसको यहाँ रख दिया है, थोड़ा सा इसको अंदर कर दिया है, जिससे कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना। कैविटी के अंदर मेटल फ्लो होगा तो भाई चैनल तो बनाना पड़ेगा ना। अब ये देखो, ये साइड में देखा ना, ये साइड में ये फ्लास्क के अंदर भी पिन लगी होती है कि फ्लास्क आपका इधर उधर हिले नहीं। अब इसके ऊपर सैंड डालेंगे, ये थोड़ी सी सैंड डाल देंगे। उसके बाद ये बाकी जो आपका राइजर होता है, स्क्रू होता है, उनके लिए प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए टूल भी रखे जाएंगे। इसमें थोड़ा सा रैम कर दिया, देखो दूसरी तरफ भी रखा जाएगा। यहाँ भी ये आपका राइजर और रनर की थोड़ी सी लोकेशन बना दी गई, ये राइजर के लिए बना दिया गया है ना। अब इसको रैम करेंगे, सैंड को रैम कर दिया गया, प्रॉपरली इजीली इधर उधर फैल जाए, सैंड अपनी पोजीशन ले ले, और ये दोबारा से स्ट्राइकिंग ऑफ प्रोसेस हो रहा है। इसमें सैंड को हम हटा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा सैंड को रिमूव कर रहे हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज स्ट्राइकिंग ऑफ, तो यू कैन से स्ट्राइकिंग ऑफ इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू रिमूव एक्स्ट्रा सैंड फ्रॉम द फ्लास्क। फ्लास्क से एक्स्ट्रा सैंड रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्ट्राइकिंग ऑफ बोलते हैं। ठीक है, यस सर। इसके बाद इसको हटा दिएगा। हालांकि ये जो निकाला है इसने, इसको बाद में हटाना चाहिए, लेकिन इन्होंने पहले निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन रिमूव, लेकिन लास्ट में निकालना चाहिए, वो थोड़ा ठीक रहेगा। अब अच्छे से सैंड को ये हटा रहे हैं यहाँ से। और हालांकि ये वीडियो मैंने नहीं बनाया, मैंने भी YouTube से डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ उसको। ठीक है, ये दोनों हाफ को अलग कर लिया। अब ये थोड़ा सा सैंड आपको दिख रही है बीच में, तो इसको थोड़ा सा साफ करेंगे। और अब देखो
अब क्या करना है कि भाई यहाँ पर कैविटी बनेगी इस जगह बीच में, जैसे ही आप इस पैटर्न को हटाएंगे तो कैविटी क्रिएट करेगा ही। पैटर्न क्या है? पैटर्न इज द रेप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट टू बी कास्ट विच इज यूज्ड टू क्रिएट कैविटी और मोल्ड इन द सैंड, है ना, ऐसे कुछ बोला जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मोल्टेड मेटल फ्लो होगा इस कैविटी के अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक हमें पैसेज बनाना पड़ेगा, है ना, रनर की लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी, इनगेट वगैरह हमें बनाना पड़ेगा। थोड़ी सी सैंड वहां से हटा देंगे और मेटल को फ्लो होने के लिए पैसेज बनाना है, जिसको हम इनगेट बोलते हैं। अब देखो आप देख पाओगे, विजुअलाइज करो तो यहाँ पे देखो होल्स बने हैं छोटे छोटे अंदर। वो होल इसलिए बनाए जाएंगे क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा स्क्रू डाल के, स्क्रू से इसको थोड़ा सा लगाएंगे और इसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। वो स्क्रू लगा करके हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं इस पैटर्न। इस पिन के थ्रू इसको इजीली खींच लेंगे। मैंने बताया था कि इसके अंदर थोड़े से होल बने होते हैं, स्क्रू लगा करके ये पैटर्न आपका इजीली बाहर निकल जाए। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं अलाउंसेस की, पैटर्न अलाउंसेस भी स्टडी कर रहे हैं। और अब अभी जो हम अलाउंस पढ़ने वाले हैं वो है ड्राफ्ट अलाउंस, और उसके बाद एक अलाउंस आता है शेकिंग अलाउंस भी इसमें होता है। और शेकिंग का मतलब होता है हिलाना, है ना। शेकिंग का मतलब क्या होता है? हिलाना, शेक करना। या आप लोग जब भी कुछ मेडिसिन होती है लिक्विड वगैरह जिसमें आप सिरप होता है तो बोलते हैं शेक वेल बिफोर यूज, बोला जाता है। यूज करने से पहले थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा हिला दो, मिक्सिंग प्रॉपर हो जाती है। ऐसे ही आप देखोगे ये पैटर्न डायरेक्टली बाहर नहीं निकलेगा। तो जब इसको बाहर निकालेंगे ना तो थोड़ा सा इसको हिला हिला करके बाहर निकालना पड़ेगा, थोड़ा शेक करना पड़ेगा इसको। और जब आप इसको शेकिंग करेंगे, हिलाएंगे थोड़ा सा, तो ये जो कैविटी बनेगी उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कैविटी का साइज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? है ना। तो अब जब कैविटी का साइज बढ़ जाएगा तो जितना साइज कैविटी का बड़ा है उतना हमें पैटर्न पर कम करना पड़ेगा। जितना कैविटी का साइज एक्स्ट्रा बढ़ गया उतना कम करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, नेगेटिव अलाउंस देते हैं, जिसको हम शेकिंग अलाउंस बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज नेगेटिव अलाउंस। केवल एक ही अलाउंस नेगेटिव होता है पैटर्न का, जो कि शेकिंग अलाउंस होता है, बाकी सारे अलाउंस पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है कि जब पैटर्न पर हम डायमेंशन ऐड करते हैं। नेगेटिव अलाउंस का मतलब होता है जब पैटर्न पर से डायमेंशन कम करते हैं। ठीक है, तो देखो ये वही करेंगे अभी यहाँ पर। इसको थोड़ा सा मतलब ये किया है, ठोका है इसको थोड़ा सा, जिससे कि ये चिपकना बंद हो जाए। अब देखो हिला रहे हैं ना, हिला हिला के निकाल रहे हैं कि नहीं। देखो इसको थोड़ा सा हिला रहे हैं और शेक कर रहे हैं, शेक करने के बाद इसको बाहर निकाला गया है। अब देखो, अब इसमें मैंने आपको बताया ये चैनल बना दिया, यहाँ पर ये इनगेट हो गया। रनर का भी काम कर रहा है, क्योंकि इसमें रनर है नहीं ज्यादा, इनगेट का काम कर रहा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख रहे हो ये साइड में चैनल्स, साइड में थोड़े थोड़े प्रोजेक्शन यहाँ बने हुए हैं, सीट बनी हुई है, ये दिख रही है साइड में सीट बन गई है पैटर्न के थ्रू, दिख रहा है कि नहीं। ये क्या है, ये क्या है, ये कोर प्रिंट की हेल्प से क्रिएट हुई है सीट। और यहाँ पर आप कोर को रखेंगे, किसको रखेंगे? कोर को। तो ये वो शीट है दैट विल यूज टू प्रोवाइड द शीट फॉर द कोर। तो यही कोर प्रिंट का काम होता है कि भाई जो आप कोर रखोगे उसके लिए सीट का काम करेगी, सीट प्रोवाइड करेगी। देखो कैसे प्रोवाइड करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। अब इसके अंदर ये कोर को रखेंगे इजीली। अब ये कोर रखेंगे यहाँ पर। अभी हाँ, एयर बेंट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, एयर बेंट बनाया जा रहा है, जिससे कि आपकी स्टीम और इसके अंदर कोई भी स्टीम वगैरह है, कुछ गैसेस हैं, वो इजीली उन एयर बेंट्स के थ्रू पास हो जाए, बाहर निकल जाए। तो कोर के एंड पे बना रहे हैं? हाँ, कोर के एंड पे बना रहे हैं, कोर के एंड पे बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो एक्स्ट्रा उसको मेटल को रिमूव होना है, वहां से वैसे ही उसको हटाना है। भाई कोर जो बनेगी वो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन दी तो वो हमारी कास्टिंग फाइनल प्रोडक्ट में तो नहीं आने हैं। जो कोर वाला पोर्शन है वो फाइनल प्रोडक्ट में थोड़ी ना आना है, तो वही बना देते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल है वो बाद में रिमूव हो जाएगा। बीच में बनाओगे तो प्रॉब्लम इसमें हो सकती है ना, हालांकि बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेटल वेस्ट हो जाएगा, कास्टिंग उतनी अच्छी नहीं है। देख लेते हैं। अब इसके अंदर ये कोर रखेंगे, देखो ये कोर को ऐड किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हम होलो कास्टिंग बना रहे हैं ना, तो देखो ये कोर रखी जा रही है। अब आप मुझे बताइए, अगर कोर प्रिंट पैटर्न पर नहीं बनाते तो इस कोर को कहाँ लटकाते, कहाँ रखी जाती है? कहीं रखी जाती नहीं, रख पाते। क्यों? क्योंकि आपने सीट बनाई नहीं थी।
नो सर। इसीलिए इसीलिए कोर प्रिंटों को Yes, बनाया sir. जाता है। ठीक है, कोर प्रिंट का दूसरा नाम चैपलेट भी होता है, मैंने आपको बताया था। यस सर। चलिए देखिए, अब इसको रस्सी को काट देंगे ये। अब क्या करेंगे, अब उसका ऊपर दूसरा से हाफ तो- वाला है, वो वाला हाँ कुप वाला हाफ भी इसके ऊपर रख देंगे। अब इसमें भी पोरिंग कप नहीं बनाया गया है ना, पोरिंग कप भी बनाया जाएगा इसमें। ये पोरिंग कप बना रहा है, फीडर हेड जिसको बोलते हैं, पोरिंग कप भी बोल देते हैं। और ये आपका रनर के लिए आउटलेट भी बना दिया, थोड़ा सा ऊपर दिख जाएगा। वैसे जरूरी नहीं है, ये आप एक्स्ट्रा बनाओ सैंड के अंदर। अब क्या करेंगे, जो आपका स्क्रैप मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल जो होता है, उसको आप मेल्ट करेंगे फर्नेस में। ठीक है, मेल्टिंग फर्नेस में आप उसको मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये फर्नेस है और क्रूसिबल के अंदर इसको रखा जाता है। क्रूसिबल के अंदर इन सबको डाल देंगे तो पिघल जाएगा। क्या एयर वेंट तो बनाए नहीं कोप में? बना तो दिए, एयर बैंड बनाए नहीं थे अभी। तो वो तो उधर कोर प्रिंट पे बनाए थे हाँ सर, तो बस ऊपर कोर। कहीं भी बना दो, अब बनाने चाहिए। बीच में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एयर बैंड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी करेक्ट है ना, थोड़े बहुत बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। हर किसी में नहीं बनाए जाते, अब बनाना चाहो बना सकते हो और बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यू कैन, जब भी पैटर्न अंदर होता है तभी बनाए जाते हैं वैसे, है ना। ये थोड़ा आगे पीछे प्रोसेस चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। एयर बैंड उन्होंने उतने बना दिए, बहुत थोड़ा बहुत डैमेज डिफेक्ट्स आएंगे कास्टिंग में, मुझे बना नहीं बना। अब ये गैस के थ्रू इसको मेल्ट करा लिया गया है। अब काम सारा रेडी है। इस मोल्टन मेटल को रखा, इसको अब इसके अंदर पोर करेंगे। ये मेटल को पोर किया जा रहा है, मोल्टन मेटल को। ये देखो धुआं निकल गया, उधर से मेटल दिखा नहीं है इसमें, लेकिन तो दे कैन अंडरस्टैंड दैट इज। तो पंदे कुछ टाइम के बाद जब थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता है, उसके बाद हम इसको रिमूव कर देते हैं ना। देखो कोर बैंड जो एयर बैंड बनाए गए थे, वहां से देखो स्मोक रिमूव हो रहा है ना। यस सर। अब इसको थोड़ा सा ये ब्रेक कर देंगे। यस सर। तोड़ने के बाद, सैंड को तोड़, कैविटी तोड़ने के बाद अब ये इसको बाहर निकाल लेंगे। याद रखना अभी इसके अंदर कोर है। यस सर। कोर अभी निकाली नहीं है। Yes, sir. हाँ, कोर को भी निकालेंगे। तो इसका फ्रेम क्यों हटा दिया? अब फ्रेम की जरूरत क्या वो है? बन गया। अरे फ्रेम की क्या है? फ्रेम हटा दो, आपको इसको साफ करना है ना भाई। फ्रेम हटाएंगे, सैंड को उसमें तोड़ेंगे बीच में से, तभी तो प्रोडक्ट आपका बाहर निकलेगा, है ना। तो हाँ, इसको साफ करेंगे थोड़ा सा। अब देखो ये राइजर और रनर वाले जो प्रोजेक्शन है वो भी बाहर निकले हैं, इनको भी हटाना पड़ता है। इसको तोड़ करके इसको बाहर निकालेंगे। साफ कर रहे हैं इसको। सैंड वगैरह सब साफ कर दी गई, रिमूव कर दी गई है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर कोर है, तो ये वाली जगह जो उन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई थी इसको हटाएंगे, यहाँ से काटेंगे और इसके अंदर से कोर को ब्रेक करेंगे। वर्कशॉप में ले जाएंगे थोड़ा सा।
देखो ये कोर है अंदर, इसको हथौड़े से तोड़ देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, सैंड किया इजीली टूट जाएगी, सैंड कोर को रिमूव कर देंगे ये। है ना, अंदर से देखो खाली हो गया कि नहीं? ये आपका अब देखो अभी आप देख रहे हो ये उतनी फिनिशिंग नहीं है, उतनी फिनिशिंग नहीं है। अब आपको इसमें से साइड में जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं इनको मशीनिंग के, अब इसके बाद इसको मशीनिंग के लिए ले जाया जाएगा। वहां पर जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस और कुछ दिख रहे हैं उनको थोड़ा सा साफ करेंगे, इसको फिनिशिंग शेप दे दी जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक वे। हाँ, इसके बाद मशीनिंग के लिए ले जाएंगे, इसको क्लीन करेंगे और इसके बाद जो भी प्रोसेस होता है और फाइनली आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए ये वाला फिर वीडियो यहीं रोक देते हैं एंड हाँ, तो अभी अलाउंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ड्राफ्ट अलाउंस। तो देखो ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट जो होता है एक्चुअल में टेपर को बोलते हैं। ड्राफ्ट अलाउंस इज नथिंग बट इट इज अ टेपर प्रोवाइडेड ऑन द वर्टिकल साइड्स ऑफ द पैटर्न। आपका जो पैटर्न है उसकी जो वर्टिकल साइड्स होती है उनको थोड़ा सा हम तिरछा बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? तिरछा बना देते हैं, जिससे कि जब आप पैटर्न को बाहर निकालेंगे तो वो इजीली निकल जाएगा। ओके, सो व्हाट इज ड्राफ्ट? ड्राफ्ट इज नथिंग बट इट इज द टेपर। टेपर समझते हो कि नहीं? टेपर मतलब तिरछापन, थोड़ा सा तिरछापन प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आप लोगों को कोन देखा है, शंकु हिंदी में बोलते हैं कोन, तो कोन देखते हो स्लैंट हाइट उसमें आती है। यस सर। तो वो रेगुलर नहीं होता, वो थोड़ा सा तिरछा रहता है। ऐसा ही हम पैटर्न में थोड़ा सा तिरछापन दे देते हैं, उसी को बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। अब क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि आपका जो पैटर्न है वो सैंड में से इजीली बाहर निकल जाए, पहला ये। और दूसरा ये है कि क्लीन, मतलब टूट फूट ज्यादा ना हो। टूट फूट होगी तो दिक्कत होगी, है ना? ठीक है, तो ये इसका रीजन है, तो वही लिखा है। ड्राफ्ट अलाउंस इज व्हाट इट इज? ड्राफ्ट अलाउंस इट इज अ टेपर which is given to all the vertical walls of the pattern for easy and clean withdrawal of the pattern from the sand without damaging the mold cavity। तो ड्राफ्ट अलाउंस क्या है? ड्राफ्ट अलाउंस वो टेपर होता है जो कि हम पैटर्न की वर्टिकल वॉल्स पर प्रोवाइड करते हैं टू क्लीन एंड इजी विड्रॉल, इसके जिससे कि आपका पैटर्न आसानी से और अच्छे तरीके से सैंड से बाहर निकल आए। ठीक है, बिना कैविटी को ब्रेक किए हुए, डैमेज किए हुए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो डैमेज हो जाएगी आपकी कैविटी। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर वो कॉनिकल रहेगी तो इजीली निकल जाएगा, जिससे कि साइड वाली जो कोर होंगी वो बची रहेंगी। साइड जो पैटर्न की कैविटी बनेगी सैंड के अंदर, वो डैमेज ना हो। इन सारी चीजों से बचने के लिए हम ड्राफ्ट अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों भाई, आया समझ में? नहीं? अब इसका डायग्राम देखोगे तो और समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ड्राफ्ट अलाउंस होता है वो किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, किस फॉर्म में दिया जाता है ना? तो ड्राफ्ट अलाउंस जो होता है उसको देने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको mm पर मीटर में दे सकते हो, मतलब इतने मीटर का अगर आपका प्रोडक्ट है तो इतने mm आपको ड्राफ्ट प्रोवाइड करना है, या उसको डिग्री की फॉर्म में दे सकते हो, एंगल की फॉर्म में उसको दे सकते हो। ठीक है, वर्टिकल वॉल्स कितना एंगल बना रही है, जो भी सॉरी टेपर्ड वॉल्स उसका कितना एंगल बना रही है वर्टिकल से, उसकी फॉर्म में दे सकते हो। ये कुछ चीजें और हैं कि ये एडिशनल है, आपको 2 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, स्टार्ट वाले 2 पॉइंट लिखने हैं, बाकी ये एडिशनल है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें ये बोला गया कि जो वुड के पैटर्न होते हैं उसमें ड्राफ्ट अलाउंस की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटल पैटर्न। और ये बोला गया है कि जो एक इनर होता है, एक आउटर साइड होती है। अगर इनर साइड का टेपर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द आउटर साइड सर्फेसेस। ठीक है, अगर आप टेपर अंदर साइड में दे रहे हो, पैटर्न के अंदर में दे रहे हो, तो वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग अ ड्राफ्ट ऑन द आउटर साइड्स। ठीक है, ये जो टेपर की वैल्यू होती है 0.5 डिग्री से 1.5 डिग्री तक वेरी करती है, याद रखना है। कितना? 0.5 डिग्री से 1.5 डिग्री, ये याद रखना है। पैटर्न का
सॉरी नॉट सेंटीग्रेड, डिग्री। इसकी रेंज पूछी गई थी एक बार में कि जो ड्राफ्ट अलाउंस हम प्रोवाइड करते हैं उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0.5 डिग्री से लेकर के 1.5 डिग्री तक का टेपर अलाउंस हम देते हैं। ठीक है, बड़ी कास्टिंग में और कम दे देते हैं, 0.5 से थोड़ा 0.5 से भी कम दे देते हैं, क्योंकि बड़ी कास्टिंग में इतना टेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने डिग्री में बता दिया कि डिग्री में कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्राफ्ट अलाउंस की पर मीटर की फॉर्म में, मतलब mm पर मीटर, तो इसकी वैल्यू 10 से 25 होती है फॉर एक्सटर्नल सरफेस के लिए ड्राफ्ट अलाउंस, और इंटरनल के लिए बात है तो 40 से लेकर के 70 mm पर मीटर होती है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है 10 to 25, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लिया कि अगर कोई कास्टिंग है आपकी, मान लिया कि उसकी हाइट मैंने मान ली कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी हाइट मान लिया 1 मीटर है, 1 मीटर लंबी हाइट है उसकी। ठीक है, 1 मीटर अगर उसकी हाइट है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप बॉटम से लेकर के टॉप की ओर जाओगे तो टॉप वाली जो सरफेस होगी वो अगर मैं मैक्सिमम लेता हूं बाहर वाले के लिए 25, तो 25 mm आपको बाहर की ओर निकालना पड़ेगा। ये वाली साइड 25 mm बाहर की ओर निकालनी पड़ेगी, और इनिशियल पॉइंट को लास्ट वाले पॉइंट से आप ऐड कर दोगे, तो ये जो टेपर बनेगा वो आपका टेपर अलाउंस हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर अगर आप वर्टिकल हाइट जा रहे हैं, हाइट है उसकी 1 मीटर, तो 25 mm का आपको टेपर देना पड़ेगा। 25 mm टेपर का मतलब है कि ऊपर वाली जो सरफेस होगी वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपकी 25 mm एक्स्ट्रा इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं इसके। एक पैटर्न है जिस पर कि आपने ड्राफ्ट अलाउंस दिया हुआ है, और एक वो पैटर्न है जिस पर ड्राफ्ट अलाउंस नहीं दिया गया है ना, दिख रहा है। तो देखो ये आपका रेक्टेंगुलर टाइप का पैटर्न दिख रहा है आपको, इसमें कोई भी ड्राफ्ट अलाउंस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी पार्टिंग लाइन है। हाँ, इस डायरेक्शन में आप पैटर्न को बाहर निकालोगे खींच के, तो जब आप पैटर्न को बाहर निकालोगे ना खींच के, तो हो सकता है कि पैटर्न की जो नीचे वाली साइड्स हैं यहाँ सेंड होगी, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में चारों तरफ सेंड होगी कि नहीं होगी, इस पैटर्न के चारों ओर सेंड होगी। तो जैसे ही मान लिया आप इस पैटर्न को ऊपर की ओर निकालेंगे, तो हो सकता है कि इस पैटर्न की कोई कोर साइड से टच हो जाए, और जैसे ही साइड से टच होगी तो वो उसको डैमेज कर देगी, है ना। तो डैमेज के चांसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी साइड पे थोड़ा सा टेपर प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा तिरछापन दे देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो ये आप देख रहे हो इस वाले में, ये तो आपका बीच में पैटर्न हो गया, ये बीच में आपका पैटर्न हो गया, और इस पैटर्न के साइड में आपने देखा होगा कि कुछ तिरछी लाइन जा रही है ना। तो इस वाले पॉइंट को जब आप इस वाले पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इस वाले पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, तो आपने क्या किया, आपने पैटर्न को रेक्टेंगुलर नहीं बनाया, बल्कि इसके साथ साथ साइड में कुछ तिरछापन भी दे दिया है, और वो इसकी पैटर्न के साइड से एक्स्ट्रा है, पैटर्न के साइड से एक्स्ट्रा आपने दिया हुआ है। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो साइड में, जो एंगल बनेगा वर्टिकल के साथ, वो आपका टेपर अलाउंस हो जाएगा। या तो आप डिग्री में दे सकते हो, ठीक है, कितने डिग्री टेपर अलाउंस देना वो डिग्री डिसाइड कर सकते हो, या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस कितने एमएम है, 25 बोला है मैंने, उस हिसाब से आप देख सकते हो। अगर ये 1 मीटर है तो 25 एमएम साइड में आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा ड्राफ्ट प्रोवाइड करने का, जैसे ही आप पैटर्न को बाहर की ओर निकालोगे तो आपको पता है, जैसे ही बाहर निकालोगे यहाँ से ऊपर की ओर करके, तो आपको पता है कि नीचे तो साइड इसका था, मैं ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो इसके इस पैटर्न के बॉटम जो सरफेस है, बॉटम साइड है, वो इसके इस साइड से, पैटर्न की साइड से टच होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी जो पैटर्न इजीली बाहर निकल जाएगा आपका पैटर्न, और दूसरा ये है कि एक तरीके से क्लीन कैविटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया भाई, आया समझ में कि नहीं? चलिए अब आप अगला देख लेते हैं, मशीनिंग अलाउंस या फिनिशिंग अलाउंस जिसको बोलते हैं। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कास्टिंग से प्रोडक्ट बनते हैं उसकी एक डिसएडवांटेज होती है कि भाई जो प्रोडक्ट बनाते हो कास्टिंग का, दैट प्रोडक्ट डजंट हैव हाई सरफेस बेस, मीन्स द सरफेस ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी आर मेकिंग थ्रू द कास्टिंग इज रफ। उसकी जो सरफेस होती है रफ होती है, और रफ प्रोडक्ट को आप मार्केट में नहीं बेच सकते। इट मीन्स हमें उसकी मशीनिंग की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है।
तो जब आप उस प्रोडक्ट को मशीनिंग के लिए ले जाएंगे, आप मुझे बताओ, क्या आप मशीनिंग करेंगे तो ऊपर से कुछ मेटल रिमूव होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अब अगर आपने पैटर्न उतना ही बनाया है फाइनल साइज का, तो क्या होगा, जो मेटल रिमूव हो जाएगा तो पैटर्न का जो प्रोडक्ट बनेगा उसका साइज कम हो जाएगा, उसका साइज कम हो जाएगा। Yes, तो sir. क्या करते हैं कि कम हो जाएगा। जितना मेटल आप रिमूव करना चाहते हो मशीनिंग के थ्रू, जितना मेटल मशीनिंग से रिमूव होगा कास्टिंग से, उतना ही मेटल आप पैटर्न पर ऐड कर देंगे, या उतनी ही डायमेंशन आप पैटर्न पर ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो मेटल में लॉस हो रहा है मशीनिंग की वजह से, उस मेटल में लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम ये अलाउंस देते हैं। ठीक है? सो मशीनिंग अलाउंस इज द अलाउंस विच इज गिवन ऑन द पैटर्न टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मेटल फ्रॉम द कास्टिंग ड्यू टू मशीनिंग। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। समझ में आ गया? What is machining allowance? Machining allowance is the excess dimension on the pattern or provided on the pattern or provided on the casting to compensate the loss of metal during loss of metal after machining to get the desired shape. ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं आया? और ये लिखा भी है यहाँ पर। तो कास्ट सरफेस, मैंने बोला था कास्ट सरफेस या कास्टिंग के जो प्रोडक्ट बनते हैं आर टू रफ मतलब कुछ ज्यादा ही रफ होती है, खुरदरी होती है। सो मशीनिंग, ये मैचिंग लिख दिया है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेना भैया, है ना, मैचिंग लिख दिया, मशीनिंग होगा MACHINING। सो मशीनिंग इज रिक्वायर्ड, मशीनिंग की जरूरत होती है। क्यों? टू ऑब्टेन फिनिश्ड सरफेस, फिनिश्ड सरफेस ऑब्टेन करने के लिए, एंड रिमूव अदर परफेक्शन, और जो अदर परफेक्शंस होते हैं, अदर कोई भी अगर बाहर उभरे हुए भाग होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हमें मशीनिंग की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमें फाइनल अच्छी सरफेस फिनिश मिल जाएगी। ठीक है? आ गया समझ में? तो फिर डेफिनेशन लिख दी है, यही है। सो द एक्सेस इन डायमेंशन ऑफ कास्टिंग अदर देन दैट ऑफ द फाइनल साइज टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ मेटल ड्यू टू मशीनिंग इज नोन एज मशीनिंग अलाउंस। हालांकि ये सेंटेंस आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना है। ठीक है? व्हाट इज मशीनिंग अलाउंस? मशीनिंग अलाउंस इज द एक्सेस डायमेंशन और मेटल दैट वी एड ऑन द कास्टिंग और पैटर्न टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मेटल बिकॉज ऑफ मशीनिंग। ठीक है? मशीनिंग की वजह से जो मेटल में लॉस हो रहा है कास्टिंग में, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ डायमेंशंस या मटेरियल डायमेंशंस ऐड कर देते हैं फाइनल कास्टिंग पे, या पैटर्न पर कुछ डायमेंशंस ऐड कर देते हैं, जो कि मेटल में मशीनिंग की वजह से मेटल में लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करेगा। इसी को जो कि हम डायमेंशन ऐड कर रहे हैं मशीनिंग की वजह से मेटल के लॉस को कंपनसेट करने के लिए, इसी अलाउंस को बोलते हैं हम मशीनिंग या फिनिशिंग अलाउंस। ठीक है? समझ में आ गया? आपको अपने स्टेटमेंट में लिख लेना, ये लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, और जो मैंने बोला वो भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है? इट इज यूज्ड टू कंपनसेट द मशीनिंग अलाउंस इज गिवन और प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न टू कंपनसेट। कंपनसेट मतलब FCOMPENSAT, ये लिखा है यहाँ पे, टू कंपनसेट, ये लिखा है ना। टू कंपनसेट का मतलब होता है पूर्ति करना, प्रतिपूर्ति करना। टू कंपनसेट एनी लॉस ऑफ मेटल ड्यू टू मशीनिंग। बस आपको बस ये लिखना है, मशीनिंग अलाउंस इज द एक्स्ट्रा डायमेंशंस दैट इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ मेटल ड्यू टू मशीनिंग। बस बिकॉज द प्रोडक्ट दैट वी ऑब्टेन आफ्टर कास्टिंग इज हैविंग रफ सरफेस। ठीक है? समझ में आ गया? अब ये अलाउंस जो होता है श्रिंकेज अलाउंस के एक्स्ट्रा अलावा भी दिया जाता है, हर एक अलाउंस दिया जाता है, तो ये श्रिंकेज अलाउंस के अलावा दिया जाता है। ठीक है? और इस अलाउंस की वैल्यू भी याद रखनी है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 1.6 mm से लेकर के 12.5 mm तक इसकी वैल्यू रहती है, याद रखना है इसको। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, मटेरियल, शेप, साइज, कास्टिंग, इस पर डिपेंड करता है। नॉन फेरस मटेरियल पर इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है इस अलाउंस की, और फेरस मटेरियल पे जो अलाउंस होता है मशीनिंग अलाउंस, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नॉन फेरस मटेरियल। ठीक है? फेरस मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, जैसे आपका स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ग्रे कास्ट आयरन हो गया, और
नॉन फेरस मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जांपल बताता हूँ, आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सारे आपके नॉन फेरस मटेरियल होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है मशीनिंग का। समझा देता हूँ डायग्राम किस तरीके से बनाया गया है। ये देखो, ये आपका पहले वर्क पीस था, ये सिंपली मैं बता देता हूँ। ये मान लिया आपका प्रोडक्ट था, ये वाला दिख रहा है आपको। ये प्रोडक्ट था इस तरीके से। ये देखो रफ सरफेस है, ऊपर दिख रही है ना, ये रफ हो रहा है, ये इस तरीके से थोड़ा सा रफ बन रहा है। और हमने क्या किया, एक टूल लगा दिया इस तरीके से, और ये टूल क्या करेगा, इससे ऊपर वाली सरफेस को यहाँ से काटते हुए जाएगा, एकदम इसको फ्लैट कर देगा, कुछ इस तरीके से फ्लैट बना देगा। ठीक है, तो ये मशीनिंग का सिंपल डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है। तो पैटर्न अलाउंस जब भी लिखोगे आपको डायग्राम बनाना है, स्टार्ट की 2 लाइन लिखनी है और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज याद रखनी है। ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक फिनिश करते हैं। चलिए, ये लेक्चर हम यहीं फिनिश